सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वेरी इजी, बड़ा प्यारा सा एक्ट है, 1881 में आया था सर। ठीक है, सीएमए वाले इसको एमसीक्यू फॉर्मेट पे याद रखेंगे और सीए वाले सर इसको राइटिंग पैटर्न पे याद रखेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से पिछली बार जो मैं क्वेश्चन बताया था वही आ गया, तो पिछली बार जो आया वो नहीं आएगा। ठीक है, ये क्रिस्टल क्लैरिटी है कि पिछली बार जो एग्जाम में आ गया वो इस बार नहीं आएगा। पिछली बार वो मैंने बताया था स्टूडेंट्स को रट के चले जाओ डिसऑनर वाला, मेरे को बेहद चांसेस लगते हैं वो इच्छा आ गया, डिसऑनर इच्छा आया था, तो इस बार डिसऑनर तो नहीं आएगा, सेम सेम कभी नहीं पूछते इन लोग। तो इस बार चांसेस है कि सर बाकी टॉपिक्स आ सकते हैं, बाकी कोई भी टॉपिक आ सकते हैं। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे को इजी लगता है, क्वाइट स्कोरिंग लगता है, बहुत बहुत ज्यादा स्कोरिंग है सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 देखो, नेगोशिएबल इन्होंने डिफाइन नहीं किया सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट बेसिकली सर हम सेक्शन 13 के हिसाब से तीन टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं सर, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और सर चेक, ये तीन पूरे इस चैप्टर में पढ़ने वाले सर। फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर और बियरर। मैंने आपको इसका बहुत सिंपल तरीका बताया, ऑर्डर मतलब सर जहां पर नाम होगा किसी का, स्पेसिफाइड पर्सन होगा सर, ठीक है, वो होता है सर ऑर्डर। ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन। और बियरर की पहचान, नाम नहीं होता, बिना नाम के सर ट्रांसफर होते रहते हैं, बट लास्ट एंडोर्समेंट में क्या होता है सर, लास्ट में तो नाम लिखना पड़ेगा मैच्योरिटी में, नहीं तो पैसा किसको दोगे भाई, यही नहीं पता चलेगा पैसा किसको दोगे। तो नॉर्मली ये वो इंस्ट्रूमेंट है बियरर जिनको वो बोला जाता है जिनमें नाम नहीं होता सर, स्पेसिफाइड पर्सन नहीं होता सर, और अगर नाम डल जाए तो वो ऑर्डर है सर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सर। देखो सर, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखो सर, सबसे पहला इट मस्ट बी राइटिंग, ऑब्वियस सी बात है सर, ओरल रहेगा तो कोई प्रूफ ही नहीं है सर। दूसरा साइन होना चाहिए, ये तो हम आगे पढ़ेंगे भी सर, जो बना रहा है जो एक्सेप्ट कर रहा है सबको साइन करना पड़ता है। फ्रीली ट्रांसफरेबल सर, अगर ट्रांसफरेबल नहीं है तो वो नेगोशिएबल नहीं है, नेगोशिएबल वर्ड का मतलब ही होता है सर फ्रीली ट्रांसफरेबल। टाइटल इज फ्री, टाइटल इज फ्री मतलब जो आदमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगला, ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आप इसको जब तक ट्रांसफर कर सकते हो जब तक इसकी मैच्योरिटी नहीं आती है। सर अनकंडीशनल प्रॉमिस, ये हम पढ़ेंगे सर, प्रॉमिसरी नोट में पढ़ते हैं सर इसको। द सम पेबल, द टाइम ऑफ पेमेंट द पे मस्ट बी सर्टन, कितना पे करना है, कब पे करना है और किसको पे करना है, ये सर्टन होना चाहिए सर। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट याद करो डिलीवर्ड होना चाहिए, याद है हम इसको पढ़े भी थे सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉज के अंदर रख लिया, दिया नहीं सामने वाले को तो ये माना ही नहीं जाएगा इंस्ट्रूमेंट डिलीवर हुआ है, और अगर इंस्ट्रूमेंट डिलीवर हुआ है माना ही नहीं गया तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा सर। ठीक है, चालू करते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है सर, सेक्शन 4 बोलता है सर, ये इंस्ट्रूमेंट एक राइटिंग में जो अनकंडीशनल क्या है सर, अंडरटेकिंग है, वादा है, अंडरटेकिंग वर्ड का मतलब वादा, और वो भी अनकंडीशनल वादा है सर। ठीक है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए कि वर्तमान सर किसी को 10,000 रुपए देंगे, और सर्टेन सम कहा गया, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, आप जिसको पे करना चाहते हो वो आदमी सर्टन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्तमान सर किसी को 10,000 रुपए देंगे, किसको, सर्टन होना चाहिए किसको। और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जनरली प्रोमिसरी नोट हम आगे पढ़े भी है सर, बियरर नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो पैसा देने का तो बियरर कैसे होगा सर, जिसको आप वादा कर रहे हो नाम तो होना चाहिए सर। ठीक है, अनकंडीशनल होना चाहिए। साइन बाय द मेकर, मेकर कौन होता है सर, जो बनाता है, दो पर्सन होते हैं सर, मेकर और पेई। मेकर कौन है, जो बनाता है, पेई कौन है, जिसको पैसा मिलता है, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है। इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बोलता हूं, अगर डेफिनेशन याद है तो आधे तो वहीं से बन जाते हैं। राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे डेफिनेट और अनकंडीशनल होना चाहिए, साइन बाय द मेकर, मनी ओनली, ये ध्यान रखना, काइंड में नहीं होता सर प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम, मेकर और पेई क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए सर, डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन, मेकर और पेई सेम नहीं हो सकते, एक आदमी अपने आप को वादा थोड़ी कर सकता कि पैसा दूंगा,
स्टैंपिंग होती है सर प्रोमिसरी नोट में। बिल ऑफ एक्सचेंज वेरी सिंपल, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में होता है, बट ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। क्योंकि सर जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो हम सामने वाले को बोलते हैं अभी मेरे को तेरे से पैसा लेने का है, और प्रोमिसरी नोट में हम ये बोलते हैं भाई मेरे को तेरे को पैसा देने का है। शब्द बदल जाते हैं, वर्ड्स बदल जाते हैं। वहां पर आप वादा करते हो पैसा दूंगा, यहाँ पर बोलते हो भाई पैसा दे, मेरा ऑर्डर देते हो। साइन बाय द मेकर, सर्टन पर्सन होना चाहिए, सर्टन सम ऑफ मनी। ऑर्डर और बियरर दोनों हो सकता है सर, ये ऑर्डर भी हो सकता है, बियरर भी हो सकता है। ठीक है सर, तीन पार्टी होती है, कौन कौन? ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉर कौन है? जो बनाता है। ड्रॉई कौन है? जो एक्सेप्ट करता है। पेई कौन है? जिसको पैसा मिलता है। तो सर ड्रॉर और पेई क्या एक हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं सर, अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहला ये भी किसमें होना चाहिए सर? राइटिंग में। एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे होना चाहिए सर। ठीक है, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। ड्रॉर मस्ट साइन। ड्रॉर बिल बनाता है, ड्रॉई को देता है भाई तू साइन कर और तू मुझे दे। समझ आ रहा है? फिर 90 डेज की मैच्योरिटी वाली कहानी, 90 डेज वेट करते हैं, उसके बाद उससे पैसा लेते हैं मैच्योरिटी में। वो चाहे तो पहला भी दे सकता है, पहले भी पैसा दे सकता है। ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे मस्ट बी सर्टन। कम जितना पे करने का वो सर्टन होना चाहिए। ऑर्डर टू पे मनी ओनली, काइंड नहीं हो सकता, ध्यान रखना, और स्टैम्प्ड होता है। तो सर प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है? सर ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर है, बहुत अंतर है सर। ठीक है, नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट में तो मैं किसी को प्रॉमिस करता हूं भाई मैं तेरे को पैसा दूंगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज में तो मैं सामने वाले को बोलता हूं तो पैसा दे साले। ठीक है, पार्टीज प्रोमिसरी नोट में 2 और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3। ठीक है, पेबल टू बियरर, प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर नहीं होता, क्योंकि सर बियरर को कैसे पे, आपको बताना तो पड़ेगा ना किसको पैसा दे रहे हो। बट सर बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज को आप एंडोर्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो सकता है सर, पेबल टू बियरर हो सकता है। आ रहा है समझ? बट लास्ट में जिसके पास इंस्ट्रूमेंट रहेगा नाम लिखना पड़ेगा। अबे लास्ट में नहीं लिखोगे तो 90 दिन बाद में पैसा किसको दूं? आ रहा है समझ? बैठा दिमाग में? अगला है चेक, सेक्शन 6। चेक के साथ तो बड़ी सिंपल सी बात है सर, ये प्रोमिसरी सॉरी ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, बट सर इसमें भी 3 पार्ट है, ड्रॉ, ड्रॉई और पे। ड्रॉर वो होता है जो चेक बनाता है, इसमें ड्रॉई हमेशा फिक्स्ड है सर, बैंकिच होगा, बैंकिच होगा। पेई सर कौन होता है? जिसको पैसा मिलता है। तो पेई क्या ड्रॉर भी हो सकता है? हाँ, सेल्फ चेक होगा तो मैं खुद पैसे निकाल लूंगा और कल के दिन किसी और को भी दे सकता हूँ सर। सर चेक की सबसे बढ़िया बात होती है ये ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है। इसकी मैच्योरिटी कितनी है? 3 मंथ्स, 90 डेज नहीं। 90 डेज और 3 मंथ्स में जमीन आसमान का अंतर है, मैंने आपको बताया था रेगुलर क्लासेस में ना, दोनों बहुत अलग अलग चीजें। चेक की मैच्योरिटी 3 मंथ्स। ठीक है सर, ट्रिनिकेटेड चेक भी हो सकता है, चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है, ये हम पढ़ेंगे सर। देखो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है सर? जहां पर डिजिटल फॉर्म में होता है, एनईएफटी, आरटीजीएस। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे चेक होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स। सिंडिकेटेड चेक क्या होता है सर? जो चेक फिजिकल मूवमेंट हो रहा था उसके फिजिकल मूवमेंट को रोकने के लिए हमने उस चेक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रिनिकेटेड चेक। ठीक है, 3 पार्टी, ड्रॉ, ड्रॉई और पे। समझ आ रहा है? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड हो सकता है, हो सकता है, जरूरी नहीं है सर। ड्रॉ इन केस ऑफ नीड हो सकता है सर, जहां पर एक बैंक के बदले दूसरा बैंक उस बिल को ड्रॉ कर ले, ड्रॉई बन जाए, हो सकता है। ये बैंक के आपस के बीच की बातें होती है सर, आपको नहीं पता चलता है। ठीक, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक, सिंपल सी बात है सर, जितने बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके भी होते हैं सर। राइटिंग में रहता है चेक, साइन बाय द मेकर, यही बातें रहती है सर, सेम बातें रहती है। बट इसमें एक बात सबसे बड़ी अलग हो जाती है कि हमेशा ड्रॉ बैंकर के ऊपर होता है। यही एक पॉइंट है जो इसको अलग कर देता है। अगर ये पॉइंट नहीं लिखा होता तो ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा हो जाता। और इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक कभी भी, चेक का पैसा कभी भी निकाला जा सकता है सर। एक बार आपने किसी को चेक दे दिया,
फिर हमने पढ़ना चालू किया था सर क्लासिफिकेशन और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला बियरर। बियरर क्या होता है सर? नाम के साथ, बिना नाम के जो चल रहा है सर, वो बोला जाता है बियरर। फिर ऑर्डर क्या होता है सर? पेबल टू अ पर्सन, नाम लिखा होगा सर, नाम, पर्टिकुलर नाम लिखा होगा सर, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, ये भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है सर, कि बियरर है तो सर डायरेक्टली एंडोर्समेंट हो सकता है कि डिलीवरी भी चाहिए, डिलीवरी चाहिए। एंडोर्समेंट के लिए सर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि नाम नहीं लिखा है। आप जाके किसी को इंस्ट्रूमेंट दे दो, वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर हो गया, एंडोर्स मान लिया जाता है। पर जब ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट होता है सर, तो वहां पर आपको एक स्लिप अटैच करना पड़ता है। स्लिप अटैच करके सामने वाली पार्टी का नाम लिखना पड़ता है, और नाम लिख के उसको इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करना पड़ता है। तो सर इस केस में अगर ऑर्डर वाली बात है तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों करना पड़ता है, और अगर बियरर वाली बात है तो सिर्फ डिलीवरी से काम चल जाएगा, क्योंकि वैसे ही वो खाली है, किसी का नाम लिखा ही नहीं है उसमें। समझ आई बात? इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी, पिछली बार की एमटीपी में इससे क्वेश्चन था। देखो, पास होने का एक ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ, एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल फंडा है सर। ये नया एक्ट है, एलएलपी तो जन्मों से था बे, ये नया एक्ट है। नया एक्ट है तो इससे अभी अंडर संडर क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत नए हो अभी आप लोग, छोटे हो, नए नए। तो आप लोग क्या करो, अभी जो रिसेंट एमटीपीज आई थी, लास्ट 3 एमटीपीज आई थी और प्लस आरटीपी आई थी, जो मैं जून अटेम्प्ट के लिए, उसको देखो, और जो सितंबर के लिए आ रही है उसको देखो। चुपचाप उसी को उठा के देख लो, उसी से क्वेश्चन आएगा, उसी से क्वेश्चन आएगा। कोई इधर उधर आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, आपको पढ़ना है पूरा पढ़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नया है इसलिए श्योरिटी की इसी से आएगा। पुराना होता तो मैं बोलता नहीं नहीं भाई, थोड़ा और पढ़ ले। नया है तो कंफर्म है कि इन्हीं में से आने वाला है सर, ठीक है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, सीएमए वालों को तो जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है, चुपचाप प्यार से उसको उठा के करोगे क्वेश्चन बैंक, उसके एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, उसके जितने क्वेश्चन है उसको करोगे, उसी से पेपर आता है। एक आध क्वेश्चन इधर उधर होता है, बाकी सब उसी से होता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नाम से भी क्लियर था, याद है? इनलैंड और फॉरेन हम बहुत अच्छे से समझे थे सर। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? एकदम अच्छे से याद रखना, ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया। हो सकता है सर जिसको आप इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो वो इंडिया वो पर्सन इंडिया का ना हो, वो पर्सन इंडिया के बाहर का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने बिल बनाया कहाँ है और पेबल कहाँ है, ये चेक किया जाता है सर। अगर ड्रॉन इंडिया में, मेड पेबल इंडिया में, तो वो सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है सर जिसको पे करना है वो आदमी दुबई में रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखेंगे सर। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की कहानी, सर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर ड्रॉ होना चाहिए सर, ठीक है। देखो, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये चेक ड्रॉन और मेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और इन आउटसाइड इंडिया टू अ प्लस मेड पेबल इन इंडिया। या तो सर जो बंदा इंडिया में रहता है उसको आप पे कर रहे हो, या आउटसाइड इंडिया किसी पर्सन को पे कर रहे हो, और पेबल कहाँ हो रहा है? इंडिया में, तो क्या बुलाएगा वो? फॉरेन। समझो एकदम आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर बाहर बनता है तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बनता है और पेबल भी अगर इंडिया में होता है तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ये आता है एग्जाम में, ठीक है, ये आता है। ऑन अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया बट पेबल आउटसाइड इंडिया, अब तो पूरा ही फॉरेन बिल हो गया। अबे बना बाहर रहे हो, पे भी बाहर कर रहे हो, जो आदमी है जिसको पे कर रहे हो वो भी बाहर का है, अबे तो फॉरेन ही हो गया ना। ऑन अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया बट पेबल आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया बना, पेबल भी आउटसाइड इंडिया हो गया। जो बंदा है वो इंडिया में रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है, पेबल आउटसाइड इंडिया है, तो फॉरेन बिल है। आसान भाषा में, अगर दो चीजें इंडिया में है तो वो इनलैंड बिल है, और दो चीजें बाहर है तो फॉरेन बिल है। मेड, देखो एकदम सिंपल, मेड या ड्रॉन इन इंडिया है, पेबल इन इंडिया है, भले ही पर्सन बाहर का है, इनलैंड बिल। समझ आया सर? मेड और ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है सर, पेबल इंडिया है, पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया है, तो फिर क्या हो जाएगा सर? समझ आई बात? क्लियर हुआ सबको? कौन सा वाला? ये वाला देख, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉन मेड आउटसाइड इंडिया,
बना बिल आउटसाइड इंडिया है, टू अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तेरे को कोई बिल बना के दिया है और आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया के बाहर रहता है, मेड पेबल इन इंडिया, पेबल इन इंडिया है, तो वो क्या कहलाएगा? फॉरेन। आप सिर्फ ये देखना कि बिल ड्रॉ कहां हो रहा है। अगर बिल इंडिया में ड्रॉ हो रहा है तो इनलैंड बिल की बात है, अगर बिल बाहर ड्रॉ हो रहा है तो फॉरेन बिल की बात। समझ आया? इसके बाद देखो सर, लाइबिलिटी ऑफ मेकर और ड्रॉअर ऑफ फॉरेन बिल। देखो इन्होंने बोला सर जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना लिखा हो, द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर और ड्रॉअर ऑफ द फॉरेन प्रोमिसरी नोट, अगर इंडिया में बना और बाहर इनलैंड कहा, पहले पढ़ना, इंडिया में बना, टेबल भले ही आउटसाइड इंडिया हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगला देखो, द लाइबिलिटी ऑफ अ मेकर और ड्रॉअर ऑफ अ promissory foreign promissory note bill of exchange check is regulated in all essential matter by the law of the place where he made the instrument। एकदम सिंपल सी बात है, आप कहां बना रहे हो उसके बेसिस में रेगुलेट होगा। दुबई से बिल बनाओगे तो दुबई का लॉ एप्लीकेबल है, यूएस में बिल बनाओगे तो यूएस का लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, इसको जस्ट रीड कर सकते हो, इसको एग्जाम के लिए इतना ज्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। अगला है इनकोशिएट इंस्ट्रूमेंट, ये याद रखना सर, ये क्या होता है? इनकम्प्लीट, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है सर, कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग है। ठीक, ड्रॉअर, मेकर, एक्सेप्टर, इंडोर्सर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में साइन and deliver the instrument to the another person in his capacity, leaving the instrument either wholly blank or having written it on it the word incomplete। हो सकता है आप अमाउंट छोड़ दो और लिख दो कि इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट है इन द सेंस ऑफ अमाउंट, लिख सकते हो। इनकोशिएट इंस्ट्रूमेंट, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है डेट आप मेंशन ना करो, ठीक, डेट के सेंस में भी इनकम्प्लीट हो सकता है सर। ठीक है, liability on drawing incoherent instrument, incomplete instrument, the person signing and delivering the incomplete instrument is liable both to a holder and holder in due course। ये मैंने आपको समझाया था, होल्डर वो पर्सन होता है जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? जो लास्ट ड्यू डेट में अपने पास इंस्ट्रूमेंट को रखता है सर। द होल्डर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द साइनर। इंटेंडेड टू बी पेड मतलब नियत। सर मान लो उसमें अमाउंट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अंडे संडे कुछ भी पैसा डाल के वसूल लोगे, नहीं सर। जितनी उस इंस्ट्रूमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना सर, उससे ज्यादा तो आप वसूल ही नहीं सकते। और वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना पड़ेगा सर इंस्ट्रूमेंट की कितनी है। The holder in due course can however recover any amount on such instrument provided it covered by the stamp fixed। मैंने बताया सर जितना स्टैम्प ड्यूटी है उससे ज्यादा आप रिकवर नहीं कर सकते। Section 20 of the Act reads as where one person sign and deliver to another a paper stamped in accordance with the law relating to the negotiable instrument, then force in India, either wholly blank or having written on in an incomplete instrument, he thereby gives prima facie authority to the holder। Prima facie और conclusive याद है ना? ठीक है, प्राइमा फेसी अथॉरिटी टू द होल्डर देयरऑफ टू मेक और कंप्लीट एज द केस में बी अपॉन इट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। यही तो मैंने आपको समझाया कि आप स्टैम्प वैल्यू जितनी है उस इंस्ट्रूमेंट की उससे ज्यादा अमाउंट उसमें फिल नहीं कर सकते, आप उतना ही फिल कर सकते हो जितनी उसकी स्टैम्प वैल्यू है। समझ आया? इसके बाद आगे और एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, ये भी पढ़े थे सर हम, क्या होता है ये? सर समझ ही नहीं आ रहा है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक तो समझ आएगा, चेक तो कभी मत बोलना। ठीक है, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज समझ ही नहीं आ रहा है, तो सर उस केस में जो होल्डर है वो चाहे तो अपने बेनिफिट के लिए उसको प्रोमिसरी नोट भी मान सकता है और अपने बेनिफिट के लिए क्या मान सकता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। वो डिपेंड करेगा सर, वो कुछ भी मान सकता है। अगला दिया हुआ है सर नेगोशिएशन या फिर ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफर होते हैं? यस सर, इसीलिए तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सर। नेगोशिएबल वर्ड का मतलब ही होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर आप उसको फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं करने दोगे तो क्या मतलब उसका? फिर हमने समझा था सर, इस चीजों को समझा था सर, अगर पेबल टू बाय एन ऑर्डर है तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों आना चाहिए। सर अगर बियरर है तो सिर्फ डिलीवरी से काम हो जाएगा सर।
देखो, negotiation by delivery subject to the provision of section 58, instrument obtained by unlawful means or unlawful consideration, a promissory note, bill of exchange or a check payable to bearer is negotiable by delivery. मैंने आपको बताया सर, exception, a promissory note, bill of exchange or a check delivered on condition that it has not to take effect except in a certain event is not negotiable. ये बड़ी प्यारी सी चीज है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है अगर केस लॉ पूछा तो, कि सर अगर मान लो सामने वाले ने ये बोला कि ये इंस्ट्रूमेंट तभी आगे नेगोशिएबल हो सकता है, मतलब ट्रांसफरेबल हो सकता है, जब कोई कंडीशन हो इसमें जो सेटिस्फाई करना जरूरी हो। तो जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफरेबल नहीं है। इस केस में आप उसकी ट्रांसफरेबिलिटी रोक सकते हो। ट्रांसफरेबिलिटी नॉर्मली हम नहीं रोक पाते हैं, नॉर्मली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल है, बट अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाते टाइम कोई कंडीशन डाल दी है, अगर वो कंडीशन नहीं होगी तो ट्रांसफर नहीं होगा, तो जब तक वो कंडीशन नहीं होती तो वो आगे ट्रांसफर नहीं होता। ध्यान रखना इसको, ठीक है, याद रखना, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ। हम डाल सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 15 दिन बाद ट्रांसफरेबल है, तो जब तक 15 दिन नहीं होता आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। अगला देखो सर, negotiation by endorsement subject to the provision of section 58, a promissory note, bill of exchange, check payable to order है तो क्या करना पड़ेगा, endorsement and delivery। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी नेगोशिएशन, इसका क्वेश्चन है सर, लास्ट एमटीपी आरटीपी में इसका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी नेगोशिएशन। सर देखो, डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बियरर और ऑर्डर फॉर अफेक्टिंग द नेगोशिएशन। द डिलीवरी मस्ट बी वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब इच्छा से, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिलीवरी शुड बी टू पास द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप in the instrument to the person to whom it is delivered. The delivery can be actual or constructive, ये तो हम पढ़ के आए हैं। एक्चुअल याद है ना सर, जाके फिजिकली डिलीवर करके आना। कंस्ट्रक्टिव, अरे भाई वो इंस्ट्रूमेंट पहले वो मेरे नाम पे रखा था, अब तेरे नाम पे इंस्ट्रूमेंट रखा है, याद आया सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। Section 46 also lays down that when an instrument is conditionally or for a specific purpose only, the property is property in it does not pass to the transferee even though it is endorsed to him unless the instrument is negotiated to a holder in due course। आप समझो, बड़ी जबरदस्त बात है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कोई कंडीशनल है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उस केस में अगर आप किसी और को वो इंस्ट्रूमेंट देते भी हो तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, वो ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा जब तक वो इंस्ट्रूमेंट क्या ना हो जाए, होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब ड्यू डेट के पास ना पहुंच जाए। समझ आया? तो एक स्टूडेंट बोला सर अगर मान लो ड्यू डेट के पास पहुंचता है तो क्या ये मान लिया जाएगा कि वो इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स हो गया है? हाँ, तब मान लिया जाएगा कि कंडीशन सेटिस्फाइड है और जो इंस्ट्रूमेंट है वो एंडोर्स हो चुका है। एक स्टूडेंट बोला सर मान लो तब भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो एक बात बताओ, ड्यू डेट तक पहुंच गए और अगर अभी भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बनाया वो तो इनवैलिड हो जाएगा, फिर उसका रिलेवेंस ही क्या बचा। इसीलिए सरकार बोलती है आपने बनाया इसलिए था कि ड्यू डेट तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हम ये मान के चलते हैं जो आखिरी में इंस्ट्रूमेंट को रखेगा ना होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो कंडीशन पूरी सेटिस्फाई कर लिया होगा, अब वो इंस्ट्रूमेंट के बेसिस में वो पैसा ले सकता है। देखो, द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट until delivery remains incomplete and revocable. The delivery is essential not only at the time of negotiation but also at the time of making or drawing of the negotiable instrument. The right in the instrument are not transferred to the endorsee unless after the endorsement the same has been delivered. If the person makes the endorsement of the instrument but before the same could be delivered to the endorsee, the endorser died, जिसने endorse कर रहा था वो मर गया, the legal representative, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे केस लॉ आ सकता है, इससे केस लॉ आ सकता है, ठीक है, कि सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका एंडोर्स नहीं कर सकता। बड़ी जबरदस्त बात है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंडोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, आप कॉमन सेंस से सोचो, साइन किसका है, मेरा है, तो अगर वर्धमान सर मर गए तो उनका बेटा कैसे एंडोर्स करेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। मेरे साइन को मैं ही रिजेंबल कर सकता हूँ, मेरे साइन को मेरा बेटा कैसे रिजेंबल कर लेगा, साइनिंग तो सबकी अलग अलग होगी ना सर, हर पर्सन की आइडेंटिटी अलग अलग होती है, आप आइडेंटिटी कैसे मैच कर दोगे। डिसऑनर ऑफ चेक अभी आया सर एग्जाम में, अभी आया, यही आया सर एग्जाम में,
तो इस बार आने के मेरे को चांसेस बहुत रेयरेस्ट लगते हैं, रेयरेस्ट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आ नहीं सकता, आ सकता है, बट मेरे को चांसेस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट पूछ दिया तो बैक टू बैक इंस्टीट्यूट कभी नहीं पूछता। एक बार जस्ट रीड करके निकलना है इसको, ठीक है। वेर अ चेक, ये चेक के केस में पता है ना सर, डिसऑनर होता है सर। सर डिसऑनर होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, साइन प्रॉपर नहीं है, अमाउंट ढंग से नहीं डाला है, साइन ये आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। वेर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर फॉर अ पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू एनी पर्सन for discharge in whole or in part of any debt or other liability। ये वाला पॉइंट आया नहीं है, इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। A check given as a gift or donation or as a security or in charge of the mere moral obligations or for an illegal consideration would be outside the purview of this section। मतलब अगर वो डिसऑनर हो भी गया, मान लो मैंने आपको गिफ्ट दिया था चेक 10 लाख रुपए का, और मान लो कल के दिन वो डिसऑनर हो गया, तो उस केस में आप मेरे ऊपर केस नहीं कर पाओगे, आप मुझे सेक्शन 138 में कवर करके जेल नहीं डलवा सकते, ये ध्यान रखना। is returned by the bank unpaid either because of the amount outstanding is insufficient या तो excess amount की demand है, such person shall be deemed to committed an offence and shall be punished with an imprisonment for a term which may extend to 2 years। और फाइन कितना हो सकता है? और बोथ भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 138 डज नॉट अप्लाई, कुछ केसेस में सेक्शन 138 अप्लाई नहीं होता है सर। पहला केस था सर जहां पर चेक प्रेजेंट हो रहा है विद इन वैलिडिटी पीरियड, वैलिडिटी पीरियड कितनी है सर? 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स। डिमांड फॉर पेमेंट थ्रू द नोटिस, सामने वाला सर नोटिस के थ्रू पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में चेक में बात ही नहीं आती है सर। और फेलियर ऑफ द ड्रॉ टू मेक पेमेंट, मतलब वो 15 दिन का टाइम दिए थे, हम इसमें लॉ पढ़ते हैं बुक में कि सर 15 दिन का टाइम दिया गया है। देखो चेक डिसऑनर हो गया, कोई बात नहीं, मैंने आपको 15 दिन का समय दिया कि आप मुझे 15 दिन में पैसा दे दो। अब आप 15 दिन में भी पैसा नहीं दे रहे हो, तो सर सेक्शन 138 फिर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये 3 केसेस एग्जाम में क्वेश्चन इससे आया था, ये 3 केसेस आए थे सर लिखने को। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, देखो सर वेयर अ चेक इज डिसऑनर्ड it shall be presumed unless the contrary is proved, जब तक कुछ और कहीं प्रूव नहीं करते, the holder of check receive the check of the nature referred to in section 138। मान के चला जाता है कि जो आपको चेक मिला है वो चेक डिसऑनर ही होगा, ये मान के चला जाता है जब तक कुछ और कहीं ना लिखा हो। तो जो आदमी चेक दे रहा है ये मान के चला जाता है वो आदमी चोर है, जब तक आप ये प्रूव ना कर दो कि वो आदमी चोर नहीं है, ठीक है, चोर नहीं है। बड़ी जबरदस्त चीज है। देखो defense which may not be allowed in any prosecution under section 138, it shall not be a defense in a prosecution of an offense under section 138 that the drawer has no reason to believe that he issued the check and the check may be dishonored on presentment for the reasons stated in that section। आप ये बोल के नहीं बच सकते कि मेरे को नहीं पता था कि चेक डिसऑनर भी हो सकता है अगर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। तो सरकार वाली बकवास मत कर, ये हम मान के चलेंगे अगर तू चेक किसी को इशू कर रहा है तो तेरे को पता है कि कौन कौन से केसेस है जहां पर चेक डिसऑनर हो सकता है, हम ये मान के चलेंगे। अगला देखो सर, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट, याद है ना सर? इफ नो टाइम एंड प्लेस इज स्पेसिफाइड देयर फॉर प्रेजेंटमेंट टू बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई फॉर टाइम फॉर एक्सेप्टेंस। If he can, after reasonable search, be found by a person to demand acceptance within a reasonable time after it is drawn and business hour, business day। अगर आप प्रेजेंट ही नहीं करोगे तो क्या सामने वाला लायबल होगा? नहीं। और अगर आपको ढूंढने के बाद भी अगर आप मिल नहीं रहे हो तो क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर। नहीं मिल रहे हो तो क्या करें, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट, promissory note for a certain day after sight must be presented to the maker for sight if he can after reasonable search be found। अगर मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिलता तो गया, वो भी इंस्ट्रूमेंट गया, ठीक है। ड्रॉ इज टाइम फॉर डेलिब्रेशन, कितने टाइम पे सर बिल वो एक्सेप्ट कर सकता है, कितना टाइम दिया हुआ है? 48 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडेज। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको जानबूझ के ना मजे लेने के लिए दे सकता है सर। क्यों बताऊं? क्योंकि आपका एग्जाम सितंबर में और अगस्त पहले आता है, तो 15 अगस्त आ रही है सर, इस बार बवाल हो गया सर। 15 अगस्त
16 को लोग छुट्टी मानेंगे, 17 को संडे सैटरडे, 18 को संडे, 19 को राखी। तो थोड़ा तैयार रहो सर इस क्वेश्चन के लिए, तैयार रहो। मैं नहीं बोल रहा हूँ एकदम श्योर शॉट आएगा ही, बट बहुत चांसेस है आ सकता। वो आपको बता देगा सर, फ्राइडे को बिल ड्रॉ किया था, 48 आवर्स, सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे राखी, ठीक है। अच्छा, सैटरडे को पब्लिक हॉलीडे मानोगे कि नहीं? ना, सैटरडे पब्लिक हॉलीडे नहीं है, संडे पब्लिक हॉलीडे है सर, और राखी पब्लिक हॉलीडे है कि नहीं है? है ना? तो ये दो दिन की छुट्टी हो गई, संडे मंडे। तो वो जो बिल एक्सेप्ट करने का टाइम है ना सर, उसका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा ट्यूसडे तक। थोड़ा ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि आपका सितंबर में एग्जाम है और अगस्त बीच में पड़ता है, अदरवाइज तो मैं ये बोलता ही नहीं। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऐसे ही तो करती है। पहले क्या होता था, नवंबर में एग्जाम्स होते थे, तो नवंबर में जब एग्जाम होते थे तो सीए इंटर में नवंबर में इसका क्वेश्चन आता था, तो उन लोग 2 अक्टूबर को कवर करते थे, गांधी जयंती, वो भी छुट्टी है सर, पब्लिक हॉलीडे। अब उसमें मजे कैसे होते थे, कभी ऐसा हो गया कि अगर 2 अक्टूबर सैटरडे को पड़ गया, तो सैटरडे संडे 2 दिन जाता था सर। वो चेक करते थे कि बच्चा 48 आवर्स को सही कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं। ध्यान देना, केस स्टडी आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका लॉ बहुत छोटा सा रहेगा, बट जब आप इसका एनालिसिस और कंक्लूजन लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन बड़े रहेंगे सर, क्योंकि आपको 48 आवर्स कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा ना। लॉ तो इतना ही है, अबे लॉ को क्या बदल दोगे, लॉ तो इतना ही है। अब वहां पर ये मत सोचना कि सर 5 मार्क्स 6 मार्क्स का था तो हमने लॉ को फेंक दिया, अबे इतना ही है, कहां से लाओगे? इतना ही लॉ लिखना, वो आपको पूरे मार्क्स देंगे, बट आपको एनालिसिस और कंक्लूजन में डेज कैलकुलेट करके आराम से टाइम कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा सर कि इतना टाइम पीरियड है ड्रॉई के पास एक्सेप्ट करने के लिए। आ रही बात समझ? इसको ध्यान रखना सर। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, क्या बिल को प्रेजेंट किया जाता है पेमेंट के लिए? यस, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो सामने वाला पेमेंट कैसे करेगा सर? ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो ड्रॉअर ने ड्रॉ किया बिल, किसके लिए? ड्रॉई के ऊपर, ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके वो इंस्ट्रूमेंट मुझे दिया, तो मैं पे ही ना। आधे लोग सोच रहे क्या मैं पे ही? हाँ, वो बिल मेरे पास आ गया, अब वो बिल मैं किसको प्रेजेंट करूंगा? ड्रॉई को। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉई को प्रेजेंट करूंगा। सर अगर बैंक होगा तो चेक का केस रहा तो किसको प्रेजेंट करूंगा? बैंक को। प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर, पेई को तो पैसा मिलेगा, मेकर को प्रेजेंट किया जाएगा, भाई पैसा दे। समझ आ रही है बात? देखो, इसके बाद कुछ एक्सेप्शन दिए हुए, where a promissory note is payable on demand and is not payable on a specified place, no presentment is necessary in order to charge the maker thereof. अगर पेबल ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड मतलब जब चाहे हम तब पैसा ले सकते हैं, तो उस केस में हमें मेकर को बोलना नहीं पड़ेगा कि हम इतने दिन रुक के आएंगे ना। पेबल ऑन डिमांड है, हम तुरंत जाके पैसा ले सकते हैं। देखो, notwithstanding anything contained in section 6, where an electronic image of the truncated check is presented for payment, याद है ना सर, फिजिकल मूवमेंट को रोकने के लिए हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट किया। द ड्रॉई बैंक इज एंटाइटल्ड टू डिमांड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, सर बैंक आपसे इंफॉर्मेशन ले सकता है और आपको देना पड़ेगा सर, क्योंकि बैंक को अगर थोड़ा भी डाउट हुआ कि साइन मैच नहीं कर रहा है, चेक में कुछ गड़बड़ है, दिक्कत है, तो वो आपको बुला के हर एक डिटेल्स चेक करेगा, सिस्टम से मैच करेगा। सर एक बार ट्रनिकेटेड चेक हो गया, फिजिकल चेक का मूवमेंट रुक जाएगा, फिजिकल चेक फिर हो नहीं सकता। आवर फॉर प्रेजेंटमेंट, यूजुअल आवर जनरली बिजनेस आवर होता है सर, ठीक है। प्रेजेंट फॉर ये मैच्योरिटी में प्रेजेंट होता है, ये सब ऐसे ही रीड करने वाली चीज है सर, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। ये पता है कि नहीं आपको, 90 डेज की मैच्योरिटी, उसके बाद 3 डेज ऑफ ग्रेस, सुने हो? 3 डेज ऑफ ग्रेस हम रुकते हैं, उसके बाद प्रेजेंट पेमेंट के लिए, ठीक है। जहां पर बोला गया वहीं प्रेजेंट करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, तो जो स्पेसिफाइड प्लेस होगा वहीं पर प्रेजेंट करोगे। अगर स्पेसिफाइड प्लेस नहीं होगा तो प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर क्या हम उसके घर घुस जाएंगे? नो 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 नो, घर कैसे घुस जाओगे सर? सर आपको उसके बिजनेस प्लेस में ही क्या बोलते हैं प्रेजेंट करना होगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है।
अगर वो मिल ही नहीं रहा है तो जहां मिलेगा रोड में पकड़ के प्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद ये सब आप रीड करो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप रीड कर सकते हो। इनको आप रीड करना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। वेयर प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है इससे। नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट ऑफ फॉर प्रेजेंटमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सब केसेस में आपको प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला दिया हुआ है, देखो हाँ देखो, सबसे पहला दिया हुआ है सर, अगर मेकर ड्रॉई या एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट, भाग गए, छुप गए, प्रेजेंट ही नहीं करने दे रहे हैं। दूसरा, इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट द प्लेस ऑफ हिज बिजनेस एंड ही क्लोजेस सच प्लेस ऑफ बिजनेस, दुकान बंद करके भाग गया तो किसको प्रेजेंट करोगे? If the presentment being payable at some other specified place, neither he nor any person authorized to pay it attend at such place, वो उस place में कोई मिल ही नहीं रहा, generally business place ही होता है ये। If the instrument not being payable at a specified place, he cannot be after due such be found, मिल ही नहीं रहा वो आदमी, तो किसको प्रेजेंट करोगे? इन सब केसेस में आपको इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा तो ये क्या मान के चला जाएगा? ये सब इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए? डिसऑनर हो गए। ठीक है। As against any party sought to have been charged if he is engaged to pay notwithstanding not presentment। एक आदमी बोलता है तू मुझे प्रेजेंट मत कर, मैं बिना प्रेजेंट किए तेरे को इंस्ट्रूमेंट पैसा दे दूंगा। अब अगर वो बोल रहा है कि बिना प्रेजेंट किए आपको पेमेंट कर देगा, तो पागल हो, जबरदस्ती वापस जाके प्रेजेंट क्यों करोगे? सेंस ही नहीं है। As against any party if after maturity with the knowledge that the instrument has not been presented makes a part payment। अगर कोई आदमी आपको पार्ट पेमेंट कर दिया है और प्रॉमिस टू पे द अमाउंट ड्यू, वो वादा कर रहा है मैं प्रॉमिस कर दूंगा, या अदरवाइज वेव इज राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट, वो बोलता है अगर तू प्रेजेंट नहीं भी किया, तेरे से गलती हो गई तो भी चिंता मत कर, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, तो उस केस में आप क्यों प्रेजेंट करोगे? मेरे को ये बताओ। जब सामने वाला, देखो हमारा बिल बनाने का मुद्दा क्या था? पैसा चाहिए। जब सामने वाला आपको पैसा देने को तैयार है तो पागल हो, जबरदस्ती बिल प्रेजेंट करने जाओगे? As against the drawer, if the drawer could not suffer damage from want of such presentment, drawer बोलता है तू बिल प्रेजेंट मत कर, बिल प्रेजेंट करेगा तो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो जाता है, तू प्रेजेंट मत कर, मैं तेरे को ऐसे ही पैसा दे दूंगा, तो उस केस में आप उनको प्रेजेंट नहीं करोगे। समझ आया? ये याद रखना सर, मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ए बी सी तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद देखो, liability of a banker for negligently dealing with bill presented for payment where a bill of exchange accepted payable at a specified bank has been duly presented there for payment and dishonored if the banker so negligently or improperly keeps or deals with or deliver back such bill as to cause loss to the holder, he must compensate the holder for such loss। कौन compensate करेगा? बैंक। किसको? होल्डर को। होल्डर कौन होगा? जिसके पास चेक होगा, हमने तो चेक दे दिया ना, जिसके पास चेक होगा। रूल्स ऑफ कंपनसेशन देखो सर, रूल एज टू कंपनसेशन, द कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक by any party liable to the holder or any course shall be determined by the following rules। देखो सर, the holder is entitled to the amount due, पहले तो amount due on the instrument where the person charged resides at a different place from that at where the instrument was payable, the holder is entitled to receive such amount at the current rate of exchange। ये किसमें एप्लीकेबल होगा पता है? फॉरेन बिल में, क्योंकि इंडिया के बिल में तो रुपए में काम होगा ना, तो एक्सचेंज रेट की बात ही नहीं आएगी, फॉरेन बिल में एक्सचेंज रेट की बात आती है। An endorser who being liable has paid amount due on the same is entitled to amount so paid with interest। कब से? जब से पेमेंट ड्यू हो गई है तब से लेके जब तक वो पेमेंट कर रहा है, 3% इंटरेस्ट। ठीक है, समझ आया? आगे देखते हैं। एंडोर्सर समझते हो ना, जो इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करता है। एंडोर्सी कौन होता है? जिसको इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स किया जा रहा है, तो एंडोर्सी पैसा लेता है। किससे? एंडोर्सर से। ठीक है, तो एंडोर्सर लायबल होता है सर इंटरेस्ट के लिए। Where the person when the person charged
एंड सच एंडोर्सर रिसाइड्स एट डिफरेंट प्लेस। तो वही बात है सर, करंट रेट ऑफ एक्सचेंज वाली बात है। The party entitled to compensation may draw a bill upon the party liable to compensate, payable at site or on demand for the amount due, together with all the expenses properly incurred by him. Such bill must be accompanied by the instrument dishonored and the protest thereof. If such bill is dishonored, the party dishonoring the same is liable to make the compensation thereof in the same manner as in the case of original bill. मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मेरे को आपको इससे 10,000 रुपए लेना था, आप 10,000 नहीं दे रहे हो, तो मैंने एक और बिल बनाया 10,000 प्लस इंटरेस्ट के साथ बिल बनाया। अब वो इंटरेस्ट के साथ जो बिल बनाया, आपकी ड्यूटी ये बनती कि वो वाले बिल को एक्सेप्ट करो और मुझे पैसा दो। अब मान लो कल के दिन वो जो 10,000 प्लस इंटरेस्ट वाला जो बिल है उसको भी डिसऑनर कर दिए, तो जो मेरे पास ओरिजिनल बिल को लेके पावर था वो मेरे पास सर नेक्स्ट बिल को लेके भी सेम पावर आ जाएगा। पहले वाला तो खत्म कर दिया, समझ। 10,000 का पहला बिल था, तूने 18% इंटरेस्ट जोड़ के नया बिल बनाया, तो अब तेरे को कितना मिलेगा? 11,800। तो ऑब्वियसली 11,000 जब तेरे को 800 मिल रहा है तो तू 10,000 वाला बिल वापस थोड़ी प्रेजेंट करेगा। तू बोलेगा मेरे को तो मिल गया 10,000 प्लस इंटरेस्ट भी मिल गया। आ रहा है समझ? बस यही दिया हुआ है। आया समझ? ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हुआ। ओके, सेक्शंस बता दो ना। इसमें सेक्शन मेरे को जो कुछ नहीं ज्यादा, तो मेरे को भी इम्पोर्टेंट देखो, नॉर्मली क्या होता है इसमें ना, प्रोमिसरी नोट और चेक का इस बार अच्छे से याद रखो, क्योंकि रीजन ये पिछली बार ये नहीं आया। आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट एक्सेप्टेंस याद है ना, 48 आवर्स, ये प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। इसके बाद ये व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, नॉर्मली मैं ये वाला सेक्शन बोलता हूँ याद रखना, बट अभी तो ना ही याद रखो क्योंकि पिछली बार आ गया तो ठीक है, बस इतना काफी है। ये हो सकता है 2-2 मार्क्स में आए, चारों को पूछ दे या 3 को पूछ दे और 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनाए, हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है। आ रही बात समझ? ठीक है।